14 मार्च हिंदी साहित्य का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 14 मार्च हिंदी साहित्य पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी साहित्य का एकदम 100% पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी साहित्य के पेपर में 14 मार्च को पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 14 मार्च हिंदी साहित्य का पेपर सभी बच्चों का एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे हिंदी साहित्य के पेपर में माता रानी के आशीर्वाद से पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर शब्दों में लिखना है। और पेपर में टोटल 24 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और यहाँ पर जो टाइम है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और पेपर के अंदर पेपर है वो आपके 100 नंबर का आने वाला है। तो सभी बच्चे अगर पूरे 100 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो 14 मार्च हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है। हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी लिटरेचर का पेपर है जो आपके 14 मार्च को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 11-17 और यहाँ पर पेपर के अंदर QR कोड दिया गया है और QR कोड के नीचे पेपर का कोड है और पेपर में सीरियल नंबर दे रखा है। यानी पेपर का कोड है आपके C1117 और पेपर का सीरियल नंबर है आपके 20040004। तो ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है और यही सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा। और सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जो आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, इस अपठित गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि विविध धर्म एक ही जगह पहुंचाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। सच पूछो तो जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म भी हैं। हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इसमें अपने धर्म के प्रति उदासीनता आती है, ऐसा कहना गलत है, बल्कि अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है उसकी अंधता मिटती है। मेरी सहमति है कि संसार के धर्म ग्रंथों को सहानुभूति पूर्वक पढ़ना प्रत्येक सभ्य पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है और यही प्रत्येक नर नारी का पवित्र कर्म हो सकता है। तो पहले ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश के अंदर जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। तो गद्यांश को कंप्लीट पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण है वो कैसे अपना सकते हैं। तो इसका उत्तर है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा कि संसार के सभी धर्म ग्रंथों को सहानुभूति पूर्वक पढ़ने और सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने से हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण है वो अपना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसार के धर्म ग्रंथों को सहानुभूति पूर्वक पढ़ना प्रत्येक सभ्य पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है और यही प्रत्येक नर नारी का पवित्र कर्म हो सकता है। तो यहाँ तक इसका जो उत्तर है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि धर्म के प्रति समभाव रखने से क्या लाभ है, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तीसरा है कि अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक है उसके जीवन दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया। और अगला प्रश्न है धर्म के बाह्य चिन्हों के बारे में लेखक क्या कहता है। और अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो सर्वधर्म समभाव।
सर्वधर्म समभाव। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं। सर्वधर्म समभाव ये इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ओके, सर्वधर्म समभाव या फिर धर्म और उदारता, ये भी आप लिख सकते हैं। धर्म और उदारता ये भी इस गद्यांश का उचित शीर्षक माना जाएगा। ओके, सही माना जाएगा। तो दो शीर्षक मैंने आपको बताए हैं, दोनों शीर्षक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट एक आपको याद रखना है। उसके बाद में है कि लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, और अगला है कि निर्मल और सहिष्णु शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो निर्मल है, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? मलिन होगा, ये आपको याद रखना है। निर्मल का क्या होगा? निर्मल जो आपको दे रखा है इसका विलोम शब्द आपके क्या होगा? मलिन। क्या होगा बच्चों? मलिन होगा, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है आपके सहिष्णु। सहिष्णु का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? सहिष्णु का विलोम शब्द आपको ध्यान रखना है असहिष्णु। क्या होगा बच्चों? असहिष्णु। ओके, इसमें आपको अ ही लगाना है। ओके, तो असहिष्णु आपके इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों? प्रति उपसर्ग होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले जो पद्यांश आपको दे रखा है इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर और वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। तो पहले इस पद्यांश को कंप्लीट ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस पद्यांश के अंदर जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि आंधी और बादल किसके प्रतीक है। तो आंधी और बादल है वो किसके प्रतीक है, ये आपको पद्यांश के अंदर मिल जाएगा कि कविता में आंधी और बादल जीवन में आने वाली भीषण कठिनाइयों, दुखों और विनाशकारी परिस्थितियों के प्रतीक हैं जो मनुष्य के हंसते खेलते संसार को उजाड़ देते हैं, ये आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है, और अगला है कि किस बात से कवि भयभीत है, और नेक्स्ट है कि उषा की मुस्कान मानव मन को क्या प्रेरणा देती है, और अगला प्रश्न है आपके कि रात आई और काली का आशय स्पष्ट कीजिए, और अगला प्रश्न है पद्यांश का उचित शीर्षक। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक है वो क्या होगा? नीड़ का निर्माण फिर। यानी इस पद्यांश के अंदर जो फर्स्ट लाइन दे रखी है नीड़ का निर्माण फिर, ये आपके इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। नीड़ का निर्माण फिर ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर दे रखा है 6 नंबर में कि फिर कण कण में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चों? आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये साथ साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो बच्चों लिख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें होगा, ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? एक तो बच्चों समाचार पत्र है, एक तो क्या है आपके समाचार पत्र है, याद रखना है अच्छे से। और दूसरा आपको याद रखना है पत्रिकाएं। दूसरा आपको क्या याद रखना है? पत्रिकाएं। यानी एक तो समाचार पत्र हो गया और एक पत्रिकाएं हो गई, और एक है बच्चों आपके रेडियो। एक क्या है बच्चों? आपके रेडियो है। और उसके बाद में टेलीविजन आप लिख सकते हैं, इंटरनेट लिख सकते हैं, सिनेमा लिख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि जनसंचार माध्यम की दृष्टि से इंटरनेट का महत्व बताइए। तो इंटरनेट का महत्व आप बता सकते हैं। और 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें पहला निबंध है कि राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, और दूसरा है जल संरक्षण एक महती आवश्यकता, और तीसरा है राजस्थान के प्रमुख मेले, और 4 नंबर है योग स्वास्थ्य का आधार। तो इसमें 4 निबंध आपको दिए गए हैं, इन 4 में से एक निबंध आपको लिखना है। अब आप 14 मार्च के पेपर में, हिंदी साहित्य के पेपर में इन चारों में से कौन सा निबंध लिखेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत क ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर ए ब से
को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र है वो आपको लिखना है। उसके बाद में बच्चों अथवा में प्रश्न है कि स्वयं को अनुपम मानते हुए एक निजी विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु अपना सौव्रत लेखन है वो आपको लिखना है। उसके बाद में बच्चों 7 नंबर प्रश्न है कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह है उस पर प्रतिवेदन आपको लिखना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है बच्चों कि राजकीय विद्यालय हरिपुरा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस विषय पर आपको एक प्रेस विज्ञप्ति है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में बच्चों व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर 2 प्रश्न है आपके और दोनों प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है कि हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या कितनी मानी, तो ए ऑप्शन में 8 है, बी ऑप्शन में 10 है, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके बी ऑप्शन होगा 10। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है, ए ऑप्शन में 14 है, बी ऑप्शन में 13 है, सी ऑप्शन में 10 है और डी ऑप्शन में 11 है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर प्यारे बच्चों कितना होगा, आपके बी ऑप्शन होगा 13। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सोरठा छंद है, तो सोरठा छंद कौन सा छंद है, आपके अर्ध सम, कौन सा छंद है आपके अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, यह आपको लिखना है, अर्ध सम मात्रिक। ओके, यह आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों पहला है सोरठा छंद है वो कौन सा छंद है, तो इसमें आपको सही से लिखना है अर्ध सम, क्या लिखना है बच्चों, अर्ध सम, और उसके बाद में लिखना है बच्चों मात्रिक, क्या लिखना है मात्रिक। ओके, अर्ध सम मात्रिक। उसके बाद में देखिए दूसरा है काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व है वो क्या कहलाते हैं, वो बच्चों कहलाते हैं आपके अलंकार। तो इसमें दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें बच्चों अलंकार लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके कि समान वर्ण की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है, समान वर्ण की अगर आवृत्ति है तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है। तो 3 नंबर रिक्त स्थान में बच्चों अनुप्रास लिखना है। और उसके बाद में 4 नंबर है कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, श्लेष अलंकार है। तो इसमें आपको श्लेष लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, श्लेष। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 5वां कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों, रति, तो इसमें आपको रति लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति, ये आपको याद रखना है, अतिशयोक्ति। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके 11वां प्रश्न है कि चौपाई छंद की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो चौपाई छंद की परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण आप हनुमान चालीसा लिख देना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है सभी बच्चों को। उसके बाद में देखिए 12वां है आपके कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या लिखिए। तो इस पद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या देनी है और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा है, एक आपको अथवा में दे रखा है, तो दोनों में से एक गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है आपके कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और सूरदास का साहित्यिक परिचय है वो आपको देना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और अथवा में दे रखा है सूरदास, तो दोनों में से एक का परिचय वो आपको देना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है कि हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा, तो हामिद ने अपने 3 पैसों से प्यारे बच्चों चिमटा खरीदा, तो इसमें से वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सन 1988 में ज्योतिबा फुले को जो उपाधि दी गई वह कौन सी उपाधि है, तो इसके अंदर बे वाला ऑप्शन है महात्मा। ओके, यानी बे ऑप्शन सही होगा। तीसरा है आपके पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है, तो पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है प्यारे बच्चों, पद्मावरण है। ओके, तो इसमें बे वाला विकल्प सही होगा। और उसके बाद में 4 नंबर नागार्जुन का मूल नाम है, तो नागार्जुन का मूल नाम क्या होगा बच्चों, वेदनाथ मिश्र, ए वाला विकल्प आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम था, तो सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम क्या था बच्चों, मोहन था,
क्या था बच्चों, मोहन नहीं प्रमोद था। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में 6 नंबर है कि ज्योतिबा फूले पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सुधा अरोड़ा, यानी ब वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 7वां है कि कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम बताइए, तो यहाँ पर 7वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों भोगीलाल होगा, दे वाला ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वह रचना जो महादेवी वर्मा की नहीं है, तो इन 4 में से कौन सी रचना महादेवी जी वर्मा की नहीं है, तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा हंसमाला। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है, इसमें 3 प्रश्न है। पहला है कि लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा, और दूसरा प्रश्न है सपना कविता में नायिका क्यों प्रसन्न थी और उसका सपना क्यों टूट गया, और तीसरा है क्या लाल का व्यापार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था, अपने विचार व्यक्त करने हैं, लिखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों 17वां प्रश्न है कि चल ये लोग महारा घर ने बढ़ने देंगे, शुक्रिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों 18वां प्रश्न है जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना लिखिए। यह आपके प्रश्न संख्या 19 है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक के द्वारा बताए गए 4 उपाय बताइए, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह आपको प्यारे बच्चों बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि कविता बादल को गिरते देखा में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अंतरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण है वो किया गया है। उसके बाद में 21 नंबर में आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए कि हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर 21 नंबर में पहला है, इसमें द आएगा मकबूल फिदा हुसैन। और दूसरा है आपके M.F. हुसैन का जन्म हुआ, तो M.F. हुसैन है उसका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, सोलापुर में हुआ, तो इसमें स वाला ऑप्शन सही होगा। और तीसरा है आपके आवारा मसीहा कौन है बच्चों, आवारा मसीहा है आपके जीवनी, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आवारा मसीहा में शरत चंद्र के पिता का नाम क्या था, तो उसके पिता का नाम था मोतीलाल, इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 22 है कि मकबूल फिदा हुसैन पाठ में किस मूर्ति का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 23 है नाना के घर किन किन बातों का निषेध था और शरत को ये बातें क्यों प्रिय थी। और उसके बाद में 24 नंबर है आपको शरत और उसके पिता के स्वभाव की क्या क्या समानताएं दिखती है विस्तार से बताना है। तो हिंदी साहित्य का ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से आपको तैयार करना है और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से हिंदी साहित्य का आपका पेपर एकदम अच्छा जाएगा, सभी बच्चे पूरे 100 नंबर फोड़ कर आएंगे। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।